आई होप ऑल विल बी गुड। नाउ आई एम इन नेपाल। मैं इस वक्त बेसिकली नेपाल के तौलिहवा में हूँ। जो एक सेमिनार था, प्रोग्राम का जो टाइटल था, जो टॉपिक था आज, कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ मोल्लेमा फॉर रोल आउट ऑफ खुशहाल परिवार, अप्रोच इन मदरसा कैरिकुलम। तो हमारे साथ में इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर थे, जो मेन स्पीकर थे, और उसके साथ में एक हमारे साथ पत्रकार भी जुड़े हैं। सबसे पहले हमें ये समझा दीजिए सर कि इस सेमिनार का क्या मकसद था आज का। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, ये हमारे मुल्क नेपाल में एक प्रोग्राम है फैमिली के ताल्लुक से, जिसका नाम रखा गया खुशहाल परिवार। ये जिसमें ख़ास तौर से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ताल्लुक से बात की जाती है, और उसके बाद जो है चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बात की जाती है। इसी तरह से जो फैमिली में जो हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य के हिसाब से जो है बच्चा या कहिए आप चाइल्ड और मदर जो है, उसके हिसाब से बात की जाती है। इसी तरह से जो हमारे जो माँ और बच्चों को बाल मृत्यु और मातृ मृत्यु से कहा जाता है कि उनकी जो डेथ होती है वो क्यों होती है, सद्देबाप किया जाए। उसी ताल्लुक से हम कम्युनिटी के अंदर भी इस प्रोग्राम को लेके जाते हैं और प्रयोग करते हैं, बताते हैं कि हमारी शरीयत में एक जच्चा और बच्चा की जान की क्या कीमत है। वो इस्लामी तालीमात की रोशनी में, इसी तरह से मेडिकल की रोशनी में बात करते हैं। और आज यहाँ जो हमने प्रोग्राम रखा है, हमने एक किताब तैयार की है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। इस ताल्लुक से हमारे बच्चे भी जाने कि स्वास्थ्य क्या है, और स्वास्थ्य के ताल्लुक से ख़ास तौर से जो अभी बच्चे जो उसमें हैं, नौखेज़ बच्चे जो हैं, 12-13 साल के होते हैं बच्चे बच्चियाँ, तो उनके अंदर चूँकि चेंजिंग होती है, वो उम्र ऐसी होती है जिसमें तब्दीली होती है। सर मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस सेमिनार से आपको क्या लगता है, क्या इसका ग्राउंड लेवल पर कुछ असर देखने को मिल सकता है? जी यकीनन इसके मुस्बत पैगामात सामने आएंगे, क्योंकि जो शरीक मुअल्लिमात हैं वो इस किताब को जो तरतीब इस्लाम की रोशनी में दे दी गई है, हमारे ऊपर किसी ने थोपा नहीं है। ये किताब अफाजिल उलमा किराम ने तैयार की है। और सेहत के ताल्लुक़ से चचा गालिब ने कहा था कि तंग दस्ती गरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। हम जनजाति और दलित से ज़्यादा तादाद हमारी माओं के मरने वालों की थी, जो इतनी ज़्यादा माएँ बिला मुबालगा 100 में से 33 बच्चे पेट ही में इंतकाल कर जाते थे। जब ये प्रोग्राम चालू हुआ, मौलाना की मेहनत में मौलाना को शेख नियाज़ मदनी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने हम लोगों को जोड़ा। डॉक्टर गनी इसमें शरीक हुए, जो यकीनन इल्म का मुजस्समा है। इन लोगों ने किताब तरतीब दी, इंशाअल्लाह इसके मुस्बत नतायज सामने आएंगे। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आप सेमिनार में जब बोल रहे थे तो आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में और आपने ये भी डिफाइन किया ये क्लास 8 के लेवल की होगी। तो मेरा जो अपना मानना है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने अपर लेवल की तो बात नहीं कर दी, जो क्लास 8 लेवल की होनी चाहिए, वहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या बात होनी चाहिए? असल में ये जो सब्जेक्ट तैयार किया गया है, ये हकीकत में इस पर जो गुफ्तगू हुई थी कि क्लास 9 से शुरू किया जाए, लेकिन फिर इत्तेफाक इस पर हुआ कि 8th क्लास से शुरू किया जाए। और इसका जो बुनियादी, जो जैसा कि अभी आपने सुना, इसका बुनियादी जो फ़िक्रा है, जो बुनियादी सोच है, वो ये है कि इस हवाले से शरीयत की जो तालीम है वो नई नस्ल को, जो अभी मतलब बुलूगत के मरहले को पहुंच रही है और जिसके ज़हन व दिमाग में ये सारी चीज़ें आने लगती हैं, और इससे पहले कि इस सिलसिले में उनके कदम लड़खड़ाएं, उनको जो शरई तालीमात हैं वो उनको वक्त पर पहुंचा दी जाएं, ताकि पहले उनके जहन में उनका जहन पहले से इन सब सारी चीज़ों को सीख करके तैयार रहे और कोई गलत कदम ना उठे। मॉडर्न एरा में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है एथिक्स, जो ह्यूमन बिहेवियर की बात करती है। मैं पूरे सेमिनार में मौजूद रहा, मैंने ये देखा कि ह्यूमन बिहेवियर की ही बात की गई, लेकिन आप जब ये फिक्स कर देते हैं कि ये फलां क्लास के सिलेबस के तौर पर होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे क्लासेस को होना चाहिए या उसके लिए स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए। आप क्या लगता है आपको?
नहीं, इसी स्टैंडर्ड को लेकर के ही बात चलाई गई है, और ये अभी शुरुआत है, ये पहला मरहला है, और इसी तरीके से आगे की क्लासों के लिए भी अलग अलग बाकायदा हर क्लास के लेवल के हिसाब से सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। और इस प्रोग्राम को, ये अभी हमारी इस प्रोग्राम की पहली कड़ी है। इसकी अगली कड़ी फिर इंशाल्लाह क्लास 9 के लिए जो है वो काम शुरू किया जाएगा, और फिर उसके बाद अगले क्लासों के लिए भी ये होगा। और इसके अंदर लगभग इससे जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो इसके अंदर हम उसको शामिल करेंगे। पत्रकार साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि अभी हम 2025 में हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं एथिक्स, मोरालिटी की, बिहेवियर की, ह्यूमन साइकोलॉजी की। तो क्या लगता है कि अभी भी मदारिस में आप पीछे रहे इस मामले में? यकीनन हम बहुत पीछे थे। अब सोचिए कि हम लोगों से सवालात ऐसे ऐसे किए गए कि आप इस तंजीम से जुड़े हैं, इस तंजीम ने इतना अच्छा पैगाम दिया कि हमारे मौलमात को बुला करके वही चीज़ जो हमने मुरतब किया है, उन्होंने कोई चीज़ मुरतब नहीं किया है। इसलिए इंशाअल्लाह आइंदा ये टीनेज जो बच्चियों, ये जो 8 क्लास शेख ने कहा है, जो तैयार किताब की है, ये उस वक्त बच्चियां बालिग हो रही होती हैं। सानिया की बच्चियों 8 क्लास में बच्चियां उम्मन ज़्यादातर बालिग हो चुकी होती हैं। इसलिए यह किताब उनके हिसाब से, उनके तालीम के मेयार को देखते हुए तैयार की है। इसके बाद 9 का 10 का इंशाअल्लाह आइंदा हम ये किताबें तैयार करेंगे। मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूँ, खास करके नेपाल के प्रोस्पेक्टिव में, कि अक्सरियत ये बात होता है कि मदारिस जो हैं वो उस मुल्क के एतबार से सेट नहीं हो पाते हैं। कई सारी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको और प्रोग्रामों भी कवर किया हूँ। मैं आपसे एक बात केवल सिंपल सा इतना जानना चाह रहा हूँ कि आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है कि जो मदारिस को नेपाल के सिस्टम में ढाला जा सके? जी हाँ, बिल्कुल, हमारी कोशिश यह है, और उसी भरम को ख़त्म करने के लिए हमने ये मिशन चालू किया है कि हमारे मदारिस इसके मुखालिफ नहीं है जो हमारे मुल्क का कानून है, जिसका टकराव हमारी शरीयत से नहीं है। ख़ास तौर से शादी विवाह के ताल्लुक से, चाइल्ड के ताल्लुक से, या उनके सेहत के ताल्लुक से, या उनके अधिकार के ताल्लुक से, लैंगिक हिंसा के ताल्लुक से, ये सारी चीज़ें अभी हमारी इस किताब में हैं, आगे जो हम पढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे लास्ट और कंक्लूड करूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम केवल तौलिया में होते हैं क्या इसका बेस नेपाल लेवल पर है? नहीं, अभी तो इस प्रोग्राम को सिर्फ हमने लुम्बिनी प्रदेश की सतह पर शुरू किया है। 6 ज़िला में ये हमारा काम जो है चल रहा है। और आपने एक सवाल जो किया था कि 8वीं क्लास से शुरू करने की वजह क्या है, तो एक तो मैंने बताया कि असल हमारा प्रोग्राम 9 से शुरू करने का था, क्योंकि 9-10 का जो क्लास है ये नेपाल के कानून के हिसाब से भी वो एक ख़ास लेवल होता है, और 8 नीचे का लेवल माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मदरसे में जो बाज़ लोग इसमें मेंबर्स जो शामिल हुए, उन्होंने बताया कि मदारिस में आम तौर पे 8वीं क्लास पढ़ने के बाद बहुत सारी बच्चियाँ और बच्चे तालीम छोड़ देते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि अगर हम इसको 9 से लाते हैं तो फिर 8 क्लास तक की जो बच्चियाँ छूट जाएंगी, फिर उनको इस सब्जेक्ट से कोई फ़ायदा पहुंच नहीं सकेगा। इसलिए कि आगे वो न स्कूल से जुड़ते हैं, ना मदरसे ही में बाकी रहते हैं, फिर उसके बाद वो घर के कामकाज में बच्चियों को लगा दिया जाता है। तो ये सारा जो हमारा जो इस वक्त अपना आसपास का गिरदोपेश का जो माहौल है, इन चीज़ों को देखते हुए ये फ़ैसला लिया गया कि 8वीं क्लास के अंदर से ही उसकी शुरुआत कर दी जाए, क्योंकि मरहला तकरीबन उम्र के उस मरहले में बच्चे पहुंच जाते हैं कि जिसमें इन सब चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पर उनको तैयार किया जाए। और मैंने बताया, जैसा कि अभी आपने सुना भी, कि इस प्रोग्राम को लगातार हम आगे बढ़ाएंगे, और इस ताल्लुक़ से जो तौलीदी सेहत के हवाले से जितने भी मतलब पहलू हैं, वो सारे के सारे पहलू हमारे सामने मौजूद हैं। अब उन खाकों को हमने क्लास वाइज तकसीम किया है, और धीरे धीरे उन पर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और बाकायदा उसके लिए निसाब तैयार किया जा रहा है। इसमें एक बात जो बहुत डीप है, एनालिसिस की बात है, जानना है कि जैसे मदारिस में जो हॉस्टल्स हैं, खास करके गर्ल्स हॉस्टल, तो वहाँ रीडिंग हॉल होता है, तो इस तरह के अगर निसाब के साथ साथ यानी कि सिलेबस के साथ साथ उस रीडिंग हॉल में एक तयशुदा वक्त पर उन्हें अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जाए, इस तरह की बातें की जाए, वो कैसा है? बहुत बेहतर है, और इस पर चल भी रहा है, और बाकायदा इस पर हमारे यहाँ भी कई सारे प्रोग्राम हो चुके हैं। तो अवेयरनेस का प्रोग्राम तो ये चलना ही चाहिए, और इस पर आज आपने सुना होगा कि इस पर मैंने बात भी की है कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलना चाहिए। उसके अलावा टीचर्स के साथ टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज का भी जो है वो अहतमाम करना चाहिए, और बाकायदा मदारिस के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि अभी वो गैर सिस्टमेटिक हैं।
तो उनको सिस्टमेटिक तरीके से पेश किया जाए, बस हमारा काम इतना है। इसलिए कि हम किसी भी मरहले में कुरान और हदीस की जो हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे हम सरेंडर नहीं करने वाले हैं या उससे हम नीचे नहीं आने वाले हैं। हम अपने हिसाब से हमारी शरीयत ने जो चीज़ें हमें कही हैं, जहाँ तक हमको इजाज़त दी है, हम वहीं तक रहते हुए अपने मुल्क के संविधान का पास व लिहाज रखते हुए हम अपनी तालीमी पॉलिसी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये उन सारे तालीमी प्रोग्राम को वो एक सिस्टमेटिक रुख देने का प्रोग्राम है। ये कोई नई अलग चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका शरीयत से या मदरसों का अभी जो हालिया करिकुलम चल रहा है सबका, उनसे कोई टकराव है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये उसी को पूरा करती हैं। मैं एक बात इसमें सीख पाया जर्नलिस्ट साहब कि जैसे नेपाल है, तो नेपाल की अपनी एथनिसिटी है, अपनी इसकी लैंग्वेज है, अपना इसकी ज्योग्राफी है, पॉलिटी हिस्ट्री है। तो अक्सरियत जो मदारिस है, केवल लैंग्वेज के बेसिस पर देखा जाए तो इन्हें नेपाली लैंग्वेज में महारत बहुत कम होती है, तो आपकी जो नॉलेज है वो एक्सप्लोर नहीं हो पाती है, प्रेजेंटेशन आपका नहीं हो पाता है। तो क्या आप ऐसी कोई आइडिया ला रहे हैं जिससे नेपाली एज ए स्पीकिंग सिखाया जाए बच्चों को? यकीनन आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जब यहाँ 5 प्रदेश में ये मदरसा बोर्ड बना हुकूमत नेपाल की जानिब से, उस दिन से इस पर तवज्जो दी गई है। बाकायदा किताबें आ रही हैं, नेपाली ज़ुबान मुकम्मल तौर पे पढ़ाया जा रहा है। यकीनन ये हमारी बहुत बदनसीबी है कि हम नेपाली होते हुए कोई अगर किसी शख्स से पूछा जाए कि वो अमेरिका का है और अंग्रेज़ी नहीं जानता है, तो यकीनन ऐसा मुमकिन ही नहीं है, वो अमरीकी शहरी हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये अलमिया बहुत बड़ा था कि हम नेपाली होते हुए हम सरकारी दफ्तरों में जब जाते हैं तो गूंगे हमारी हैसियत कोई नहीं होती है। लेकिन अब ये सिलसिला शुरू किया जा चुका है और ये सिलसिला चल रहा है और इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि हमारे मुल्क का दस्तूर इस बात की इजाज़त देता है कि हमारी जो अपनी ज़बान है, मध्य प्रदेश ये पूरा एक सूबा है, उसके अलावा लुम्बिनी प्रदेश एक सूबा है। तो जो सूबे हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं उनकी जो ज़बान है वो हिंदी है, उर्दू है, अवधी है, और इन ज़बानों को भी नेपाली ज़बान से किसी दर्जे में कमतर नहीं समझा जा सकता। ये इस पूरे इलाके में रहने वाले जो बाप दादा परदादा के ज़माने से हैं, ये उनकी ज़बान है। तो इसलिए इस ज़बान को भी हमें प्रोमोट करना है और हमारा संविधान इसकी हमें इजाज़त देता है। हाँ, कौमी ज़बान होने के एतबार से नेपाली का जो मकाम मर्तबा है वो भी हमें सीखना चाहिए। और अभी तक मदरसों में जो इस पहलू से कोई कमी दिखाई दे रही है, तो उसका बेसिक सबब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पड़ोसी मुल्क पर हमारा डिपेंड होना है। चूँकि हम कुल्ली तौर पर, पूरे तौर पर पड़ोसी मुल्क पर डिपेंड थे और वहाँ ये सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता। ख़ुद हम लोगों की जो इब्तदाई तालीम है वो मेरी बनारस की तालीम है। आप जहाँ पर जितने भी लोगों को देखेंगे वो सारे के सारे इंडिया के पढ़े हुए हैं, किसी न किसी वहाँ के मदरसे से फारिग हैं। तो इस वजह से हम लोगों की चूँकि बेसिक जो शिक्षा थी उसमें नेपाली नहीं थी, इसलिए नेपाली हमारी ज़ुबान पर नहीं आ सकी और हम उसको पढ़ नहीं सके। लेकिन अब जब पड़ोसी मुल्क पर इन्हिसार कम हो रहा है और अपने मुल्क के अंदर इस तरह की फ़ज़ा अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हो रही है कि मदरसों को सरकार से जोड़ा जाए, तो अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है और नेपाली सब्जेक्ट भी मदरसों के अंदर दाखिल हो रहा है। लुम्बिनी प्रदेश मदरसा बोर्ड बनने के बाद से बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से किताबें मदरसों को फराहम भी की जा रही हैं फ्री में, और जो सहूलियात दी जा रही हैं मदरसों को, इसके ज़रिए से मदरसों का रुझान और उनकी तवज्जो नेपाली ज़बान की तरफ आ रही है। और आप जो सब्जेक्ट आज, जिस सब्जेक्ट पर हम आज बात कर रहे थे, ये सब्जेक्ट भी उर्दू और नेपाली दोनों ही में तैयार किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आइंदा सालों में मदरसे के अंदर नेपाली ज़बान के हवाले से भी आप बेदारी देखेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरा इसमें ये कहना है कि एज ए मदरसा ही केवल नहीं, आप मध्य प्रदेश के हैं, अगर आपको नेपाली नहीं आती है तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात, तो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं कि वो सब के लिए मेरा ये क्वेश्चन है कि लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, एज ए स्पीकर बनना चाहिए, लिसनर स्पीकर जो होता है, तो उस पर आप लोग क्या काम कर रहे हैं कि लोगों स्पीकिंग आ जाए, समझना आ जाए लोग? ये आपने सही कहा, लेकिन असल मैंने आपको वजह बताई कि अभी तक जो मदरसों के प्रोडक्ट के अंदर नेपाली ज़ुबान में कमी दिखाई दे रही थी। असल में देखिए, नेपाली बतौर सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ाया जा सकता था। अभी तक जो मामला था वो हम लोगों की पूरी तालीम जैसे पड़ोसी मुल्क में होती थी, तो नेपाली हमने शुरू से प्राइमरी ही से नहीं पढ़ी है, तो वो चीज़ जो है हम उसमें ना तो स्पीकिंग कर पाते थे, ना उसको समझ पाते थे, ना उसको पढ़ पाते थे, लिख पाते थे। लेकिन अब जब मदरसों के अंदर बाकायदा एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ाया जा रहा है और
फिर जैसे ये सब्जेक्ट आपने देखा, ये सब्जेक्ट इसका नेपाली, इसका लैंग्वेज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट भी उर्दू और नेपाली दोनों में होगा। तो इस तरीके से जब नेपाली सब्जेक्ट सब मदरसों के अंदर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे बच्चे नेपाली ज़ुबान से भी आगाही हासिल करेंगे, नेपाली ज़ुबान पढ़ेंगे, नेपाली ज़ुबान बोलेंगे। और हकीकत है कि इंशाल्लाह अगले चंद सालों के अंदर आप नक्शा अलग देखेंगे कि बाकायदा सिर्फ पढ़ने और लिखने की हद तक नहीं, स्पीकिंग पावर भी हमारे पास मुल्क की जो अपनी कौमी ज़बान है, जो कौमी धारा है, कौमी धारे से हम लोगों को अलग रखने में एक बहुत बड़ा किरदार है इस ज़बान से महरूमी का। लेकिन आइंदा सालों में इस कमी को हम पूरा करने की कोशिश करने लगे हुए हैं और कामयाब होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, आप हमेशा अक्सर देखते रहे होंगे कि स्टूडियो में बैठ के पॉडकास्ट करते थे, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि दिल्ली से हम जब बाहर जाएंगे तो ग्राउंड से उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनसे एसोसिएटेड और चीज़ें हैं, मैं आपके साथ लाऊंगा। मैं फ़िलहाल तौलिहवा में हूँ, नेपाल का एक माना जाना शहर है। उसमें हमारे पास साथ कई इंटेलेक्चुअल्स जुड़े, तो हमने सोचा कि आपके साथ उनकी जो आइडियाज़ है वो शेयर किया जाए। आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। थैंक यू।